हर जगह कुछ ऐसा है जो आंखों से छुपकर भी देख रहा है। कुछ कहानियां सच है और कुछ उनसे भी ज्यादा खौफनाक। स्वागत है आपका डायनामिक डार्क की दुनिया में। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 38 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 37 में हमने चिलिंग इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 38। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। पहली कहानी है चांदपुर की श्रापित चुड़ैल। दूसरी कहानी है रानी के महल का आखिरी दरवाजा। आखिरी कहानी है जंगल के अंधेरे में गुमशुदा। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 38। आज पहली कहानी है चांदपुर की श्रापित चुड़ैल। चांदपुर गांव एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते हाय लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जो इंसान को अपनी मौत की तरफ खींच लेती है। गांव के किनारे एक पुराना वेल है, बिना पानी का, बिना रोशनी का, और कहा जाता है उसके अंदर एक औरत का श्राप बसता है। कहानी शुरू हुई कई साल पहले, जब एक लड़की शैला ने इस वेल में अपनी जान दे दी थी। उस रातों में बारिश हो रही थी और आज भी जब बिजली चमकती है, लोग कहते हैं उसकी परछाई वेल के अंदर हिलती है। शैला ने मरने से पहले कसम खाई थी, जो भी उससे भूल कर बुलाएगा वो कभी भी सुबह नहीं देखेगा। पर आज के जमाने में कौन खानियों पे विश्वास करता है। रवि और उसके 2 दोस्त कॉलेज के बच्चे थे। उन्होंने चुनौती ली कि रात में वेल के पास जाकर देखेंगे क्या वाकई कुछ होता है। घड़ी 12 बजा रही थी जब वो लैंटर्न लेकर पहुंच गए। हवा अचानक ठंडी पैठ गई, कुत्ते भौंकना बंद कर गए और सिर्फ पेड़ों के पैटर्न की सरसर आवाज बाकी थी। रवि हंसा, बोला देखा कुछ नहीं होता। पर फिर एक आवाज आई, बहुत हल्के से, पानी, सब रुक गए। अमन बोला, किसने बोला? कोई जवाब नहीं। एक ठंडी हवा उनकी पीछे से गुजरी और फिर वेल के अंदर से धुआं उठा। उस धुआं के अंदर एक सेफ्ट साया दिखा, बाल पूरी तरह खुले हुए, आंखें लाल और चेहरा आधा अंधेरे में। उसने सिर्फ एक बार देखा, सीधा रवि की आंखों में। रवि के पैर हिल ना पाए। उसके दोस्तों ने चीखा पर आवाज गले में अटकती रही। एक मोमेंट के लिए सब चुप। फिर वो औरत आगे बढ़ी और जैसे ही उसने पानी दोबारा बोला, रवि वेल के अंदर घूम गया। किसी ने देखा नहीं कैसे, बस एक तेज थैप की आवाज आई। सब भाग गए। रात भर गांव सो नहीं पाया। अगली सुबह लोग गए तो वेल के पास सिर्फ रवि का जूता पड़ा था। पास के पेड़ के टेन पार कीचड़ में लिखा था, पानी दे दो। तब से आज तक कोई उस वेल के आसपास नहीं जाता। कहते हैं रात के 12 बजे जब हवा रुक जाती है तो एक औरत की आवाज आती है, पानी पानी, और जो जवाब दे दे वो सुबह तक गांव से गायब हो जाता है। तो अगर कभी तुम चांदपुर जाओ और रात के अंधेरे में किसी को पानी मांगते सुनो तो जवाब मत देना, वरना शैला समझेगी तुम रवि हो। पुराने लोग कहते हैं इस गांव के किनारे एक पुराना कुआं है।
ना उसका पाता कोई जानता है, ना उसकी गहराई। बस इतना मालूम है कि उस कुआं के अंदर सिर्फ पानी नहीं, एक औरत का श्राप बसता है। चांदपुर के बुजुर्ग कह जाते हैं, अगर उस कुआं के पास रात के समय जाओ तो हवा भी साथ नहीं देती। बहुत पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, सरला। सुंदर, सीधी साधी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक रात ऐसी आई जहां से सब कुछ बदल गया। उस पे इल्जाम लगाया गया कि वो कला जादू करती है। लोगों ने बिना सोचे उससे पकड़ा, मारा और उसकी लाश इस कुआं में फेंका दी। कहते हैं मरने से पहले उसने बस इतना कहा था, जो भी मेरे दर्द को समझे बिना मुझे मिट्टी में मिलाया, मैं उन्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगी। उस दिन के बाद वो कुआं कभी शांत नहीं रहा। रात के समय उसके अंदर से आवाज आती, कभी हंसी, कभी चीख, कभी एक रुक रुक कर रोटी हुई सांस। गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई उस कुआं में झांक ले तो उसकी परछाई वापस नहीं आती। सिर्फ उसकी आंखें चमकती है, एक पाल के लिए, और फिर सब खत्म। कई बार लोगों ने देखा, एक सेफ्ट सारी उस कुआं के किनारे हवा में हिलती है, जैसे कोई वहां अभी अभी खड़ा था। कभी उसकी बैंगल की आवाज, कभी घुंघरू की हल्की झंकार हवा के साथ मिलके गूंजती है। और अगर कोई बेवकूफी से उस रास्ते से गुजरता है तो एक औरत की हल्की सी आवाज कहती है, मदद करो, पानी बहुत ठंडा है। कुछ लोग भाग के भाग गए, कुछ कभी वापस नहीं आए। उनकी कहानियां बस इतनी छोड़ी गई कि चांदपुर का कुआं सिर्फ पानी का नहीं, आत्माओं का घर है। गांव वाले आज भी रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरते। सुबह के समय जब सूरज उगता है तो उस कुआं के आसपास मिट्टी पे हमेशा एक नई पाँव की छाप मिलती है, उल्टे पाँव। और हर बार वो पाँव उस घर की तरफ जाते हैं जहां कोई नया मेहमान होता है। कहते हैं, सरला का श्राप आज भी जिंदा है, और जो भी उस कुआं के किनारे जाता है वो अपना नाम भी पीछे छोड़ देता है। बस एक आवाज रह जाती है, मदद करो, और उसके बाद सन्नाटा। चांदपुर गांव की एक ठंडी और अंधेरी रात थी। आसमान पर चांद धुंधला था और हवा में एक अजीब सा बोझ था। कुत्ते भी चुप थे, जैसे कुछ होने वाला हो। उसी रात रवि और उसके 4 दोस्त, अमित, गौरव, सोहन और दीपक टॉर्चेस लेकर निकल पड़े। सबके चेहरे पर हंसी थी और दिल में एक ही बात, गांव वाले बिना वजह डरते हैं, आज हम सच सामने लाएंगे। गांव के किनारे पहुंचते ही पेड़ों की शाखाएं तेज हवा से हिलने लगी। काली शाम के साये उनके चेहरों पर पिघल रहे थे। कहीं दूर से एक उल्टा घंटी बजने की आवाज आई और हवा एकदम से ठंडी पैठ गई। रवि मुस्कुरा के बोला, देखा, कहानियों का कोई सच नहीं होता। पर उसके कदम जैसे जमीन पर चिपक गए थे। उन्होंने देखा, सामने एक पुराना वेल था जिसके आसपास घंस पीली पैठ चुकी थी और मिट्टी से लहू के पुराने दाग दिखे। सोहन ने धीरे से कहा, ये वही जगह है जहां वो चुड़ैल। रवि ने उसकी बात काट दी, चुड़ैल नहीं, लोगों की इमेजिनेशन है। लेकिन हवा ने उसके शब्द खा लिए। जब उन्होंने फ्लैशलाइट उस वेल में डाली तो पानी तक रोशनी पहुंची ही नहीं। सिर्फ एक गहरा काला सन्नाटा था। पानी के अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो। अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ों के पत्ते जमीन पर गिर गए। रवि ने फ्लैशलाइट और नीचे डाली और एक पाल के लिए पानी में कुछ लाल बुलबुले उठे। फिर एक सेफ्ट चेहरा दिखाई दिया जिसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे। उसके पैर उल्टे थे, हाथ लहू से भीगे हुए और आंखों से एक अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। वही चांदपुर की श्रापित चुड़ैल।
दीपक चीख पड़ा, रवि चलो यहाँ से। पर रवि एक जगह जैम गया था। उसके कण में आवाज गूंजी, रवि नीचे आओ। एक हल्की सी हंसी हवा में गूंजती हुई उसके कण के पास तक आई। एक पाल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा बैंड, आवाज बैंड और टाइम जैसे ठहर गया हो। फिर फ्लैशलाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा छा गया। बस पानी के बुलबुले और वो हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। किसी ने चीखा, किसी ने भागने की कोशिश की। पार पेयर हिल नहीं रहे थे। और फिर एक तेज हवा का झोंका और रवि गायब। बाकी चारों भागकर गांव वापस पहुंचे। चेहरे सेफ, दिल धड़क रहे थे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह वेल के पास सिर्फ एक चीज मिली, रवि का टोर्न स्लीपर और पानी के ऊपर तैरता हुआ एक लाल दुपट्टा। कहते हैं उस रात के बाद से वेल के पास रात में किसी ने कदम नहीं रखा। और जो रखता है उससे एक ही आवाज बुलाती है, रवि। और फिर सब कुछ चुप हो जाता है। रवि ने अपने सामने देखा, एक सेफ साया। बाल पूरी तरह खुले हुए हवा के साथ हिल रहे थे। आंखें लाल जैसे दो जलते दिए अंधेरे में झूल रहे हों। उसके हाथ लहू से भीगे हुए और नाखून लंबे तेज जैसे चाकू। वो धीरे धीरे वेल के किनारे से बाहर आई। पैर उल्टे और कदम की आवाज मिट्टी पर नहीं, हवा में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, आधी इंसानी आधी शैतानी। रवि का गाला सूख गया था। उसने टॉर्च उठाई पर उसके हाथ कांप रहे थे। लाइट जैसे उसके चेहरे तक पहुंचते ही बुझ जाती थी। किसी ने दूर से चीखा, रवि भाग। लेकिन वो जैम गया था। फिर सेफ साया ने धीरे से सर उठाया और एक शब्द बोला, पानी। उसकी आवाज पत्थर के नीचे से निकलती हुई लग रही थी, जैसे किसी ने गले से सांस खींचकर शब्द बनाया हो। हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते रुक गए। कहीं दूर से एक मंदिर की घंटी बजने लगी, बिना किसी हाथ के। रवि ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। उस चुड़ैल के पैर नीचे से हल्की लाल धुंध निकल रही थी, जो मिट्टी को छूते ही हवा में घुल जाती। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके नाखून रवि के चीक के पास से निकले, सिर्फ 1 इंच दूर। एक पाल के लिए रवि ने सोचा शायद सपना है, पर उसके कण के पास से ठंडी सांस टकराई। उसने धीरे से कहा, मुझे पानी दे दो। और तभी उसके हाथ का लहू नीचे टपका, सीधा रवि के हाथ पर गिरा। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। सब कुछ धीरे हो गया, हवा, आवाज, सांस, सब कुछ। फिर एकदम से चुड़ैल चिल्लाई। आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ हिल गए और टॉर्चेस अपने आप फ्लोर पार गिर गई। एक सेफ रोशनी चमकी। रवि ने आंख बंद कर ली और जब खोली, चुड़ैल गायब थी। सिर्फ पानी के बुलबुले उठ रहे थे और वेल के किनारे एक लाल दुपट्टा पड़ा था, जो धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था। उस रात के बाद किसी ने रवि को वापस नहीं देखा। बस गांव वाले कहते हैं, रात के टाइम कोई आवाज आती है, पानी, फिर कुछ नहीं। उस पाल रवि चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे उसके गले से किसी ने सांस खींच ली हो। उसकी आंखें खुली थी पर दिल रुक सा गया था। उसके दोस्त चिल्लाए, रवि भाग, पर वो हिल नहीं पा रहा था। किसी अनजान ताकत ने उसके पैर जमीन में गाड़ दिए थे। हवा रुक गई, पट्टे गिरना बंद हो गए और सिर्फ एक हल्की सी हंसी गूंज रही थी।
एक औरत की हंसी। रवि ने देखा उसके सामने चुड़ैल अब और करीब आ गई थी। उसका चेहरा सेफ्ट, आंखें लाल और हाथ उसके कंधे के बिल्कुल पास। उसने धीरे से कहा था, पानी ला। और तभी हवा का एक तेज झोंका आया। टॉर्च मिट्टी पर गिर गई, रोशनी हिलती हुई वेल के अंदर चली गई। रवि ने एक बार फिर चीखने की कोशिश की, लेकिन इस बार आवाज गूंजी बस उसके दोस्तों के कण में। वो तीनों डर के मारे पीछे मुड़ गए और बिना देखे भाग निकले गांव की तरफ। उनके पीछे एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज पानी में गिरी हो। सुबह होने तक वेल के आसपास सन्नाटा था। हवा फिर से चलने लगी थी और पेड़ों के पैटर्न पार हल्की सी ओस की बूंदें चिपकी थी। गांव वाले जब सुबह वेल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा मिट्टी पर कुछ घिरे हुए निशान थे और पानी के ऊपर तैर रहा था एक जूता, रवि का जूता। किसी ने उससे हाथ लगाया और तुरंत उनके पैरों के नीचे से ठंडी हवा निकली। एक औरत की आवाज सुनी गई, पानी दे दो। सब लोग पीछे हट गए और पंडित ने कहा, इस वेल को बंद कर दो। उस दिन से आज तक कोई वहां नहीं गया। बस रात के समय जब चांद पूरा होता है तो वेल के आसपास लाल रोशनी चमकती है और हवा में गूंजता है पानी, और कहानी वही खत्म होती है जहां से श्राप शुरू हुआ था। आज भी अगर कोई चांदपुर जाए तो लोग कहते हैं रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तब पुराने वेल के पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हल्की सी हवा चलती है, पैटर्न की सरसराहट होती है और FIR कोई धीरे से बोलता है, पानी पानी। कहते हैं पहली बार सुनने पर लगता है जैसे कोई औरत मदद मांग रही हो, पर अगर ध्यान से देखो तो वेल के पास एक सेफ्ट साया नजर आता है। बाल पूरे खुले हुए, कपड़े मिट्टी से भरे हुए और आंखें लाल जैसे जलते दिए। वो झुकती है, हाथ आगे बढ़ाती है और FIR हवा रुक जाती है। सब कुछ एक पाल के लिए शांत हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वो चुड़ैल नहीं, वो बदला है जो अब तक अपने पाप के पानी का इंतजार कर रही है। कई लोगों ने उससे देखा, कुछ कहते हैं वो बस सपना था, पर आन सपनों के बाद लोगों ने अपनी दीवारों पर गीले हाथ के निशान देखे। और सबसे दाराडीन वाली बात यह है कि जब कोई उस आवाज का जवाब देता है, क्या चाहिए, तो उसके बाद उसके घर के बाहर एक नया पानी का लोटा मिलता है, अंदर आधा भरा हुआ, और उसके पास मिट्टी से भरा एक जूता। लोग कहते हैं वो रवि का है और अब वो हर उस इंसान को बुलाती है जो उसके नाम पर कहानी सुनाता है। इसलिए अगर कभी चांदपुर जाओ रात के वक्त और वेल के पास से कोई आवाज आए, पानी, तू चुप रहना, क्योंकि अगर तुमने जवाब दिया तो वो समझेगी तुम रवि हो। और फिर बस एक ठंडी हवा चलेगी, मच्छर भी चुप हो जाएंगे और सुबह मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान मिलेंगे, वेल के पास तक जाते हुए और वापस कहीं नहीं। आज की दूसरी कहानी है रानी के महल का आखिरी दरवाजा। राजगढ़ का पुराना महल कहीं दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पुरानी पठार की सीधी जाती है। दिन में ये महल बस एक खंडहर लगता है, लेकिन रात में यहाँ एक अजीब सी रोशनी चमकती है। कहते हैं ये रानी देवयानी का महल था,
जो अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत थी कि लोग कहते थे उसके चेहरे पर चांद भी शर्माता था। पर आस के अंदर एक राज था, एक ऐसा राज जो उसने अपने मौत के दिन तक छुप कर रखा। रानी के गुजर जाने के बाद इस महल के सब दरवाजे खुल गए, सिर्फ एक को छोड़कर, आखिरी दरवाजा। वो दरवाजा जो अंदर से बंद है और जिन तालों पर किसी ने कभी चाबी नहीं बनाई। कई लोगों ने कोशिश की, सोल्जर्स, राजपुरोहित और बाद में तो रिसर्चर्स भी, पर जो भी अंदर घुसने की कोशिश करता उसके साथ कुछ ऐसा होता जो समझ से बाहर था। कोई बेहोश मिलता, कोई बिना होश बता नहीं पता क्या देखा, और कुछ तो सिर्फ अंदर गए, कभी लौटकर नहीं आए। रात के समय जब हवा तेज चलती है तो वो दरवाजा हल्का सा कपता है और अंदर से पायलों की झंकार सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं ये रानी की आत्मा है जो अब भी अपने महल में घूमती है, अपने आखिरी दरवाजे के पीछे बैठ। कुछ बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि अगर तुम रात के 12 बजे उस दरवाजे के नजदीक जाओ तो अंदर से किसी औरत की आवाज आती है, दरवाजा मत खोलो वरना वो फिर लौट आएगी। आज तक किसी को नहीं पता कि वो कौन है, पर राजगढ़ के लोग इसे रानी के महल का श्राप कहते हैं। और एक बात सब याद रखे है, जिस दिन वो दरवाजा खुल गया उस दिन रानी का महल फिर से लाल हो जाएगा, लेकिन इस बार फूलों के रंग से नहीं, खून के रंग से। सदियों पहले राजगढ़ का महल सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक शान था, एक कहानी था, और उस कहानी की रानी थी रानी देवयानी। उसकी सुंदरता के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। कहते हैं चांद भी अपनी रोशनी धीमी कर लेता था जब वो महल के आंगन में चलती थी, लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक घमंड, एक अहंकार छुपा था, और वही उसके विनाश का कारण बना। महल में एक आखिरी दरवाजा था, लोहे का, भरी और सदियों से बैंड। उस दरवाजे के बारे में सिर्फ एक बात सबको पता थी, उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसको खोलना मना था। रानी ने खुद कहा था, जो भी इस दरवाजे को छुएगा वो कभी सुबह नहीं देखेगा। रात के समय महल के अंदर से आवाज आती थी, घूंघट के नीचे हंसी, पायलों की हल्की सी झंकार, और एफआईआर अचानक सब कुछ छुप। कहते हैं उस रात रानी देवयानी ने अपने राजकुमार, अपने ही प्रेम के साथी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। गुजरे हुए शब्दों के साये में उसने उसे उसी आखिरी दरवाजे के पीछे बंद कर दिया, बिना सुनवाई, बिना दया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, अंदर सिर्फ खून था और दीवार पर लिखा था, सच हमेशा लौट कर आता है। रानी चीखी, रोई, पर देर हो चुकी थी। उसने अपनी सारी जिंदगी उस कमरे के सामने बिताई, बिना आंखों में नींद के, बिना होठों पर मुस्कान के। और जब वो मारी तो उसकी चिता से पहले उस दरवाजे के पीछे से एफआईआर वही आवाज आई, खोलो, मुझे बाहर निकलने दो। कहते हैं उस दिन से वो दरवाजा कभी खुला नहीं। महल बैंड पैड गया और रानी की आत्मा उसी महल के अंदर चुड़ैल बनकर भटकने लगी। अब वो ना सुंदर है, ना इंसान, बस एक श्रापित रूह जो अपने पाप से मुक्ति चाहती है। रात के समय महल के रास्ते से अगर गुजरो तो हवा में महल की घंटी की आवाज गूंजती है और एक सेफ साया नजर आता है। लाल आंखें, भरी गहने, और एक आखिरी शब्द, दरवाजा मत खोलना। आज तक लोग कहते हैं उस महल का आखिरी दरवाजा बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी उससे खोलता है वो रानी का नहीं बल्कि अपना अंतिम दिन देख रहा होता है। रानी के मौत के बाद पूरा महल बंद कर दिया गया। हर कमरा, हर रास्ता सदियों से बंद पड़ा है। बस एक दरवाजा है जिसे लोग मैनहूस दरवाजा कहते हैं। कहते हैं उसके पीछे रानी का कमरा है, वही कमरा जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां एक रात खामोशी के बीच सिर्फ एक चीख गूंजी थी और उसके बाद सब कुछ सामान हो गया।
आज भी जब हवा उस तरफ से गुजरती है तो लगता है कोई धीरे से फसफ्यूस आ रहा हो। वापस जाओ। कुछ लोगों ने हिम्मत करके वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कोई वापस नहीं आया। महल के नौकर कहते हैं आईना अब भी वही है और उसमें कभी कभी रानी का चेहरा दिखाई देता है। ना सांस ना आवाज, बस आंखें जो सीधा देख रही होती है तुम्हारे अंदर तक। कुछ लोगों ने कहा उसने खुद को देखा था आईने में और उसी पाल उसकी आत्मा उसके रिफ्लेक्शन में कैद हो गई। तब से जब भी कोई उस आईने के सामने खड़ा होता है वो उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। कोई कैमरा आस कमरे में टिक नहीं पाता। लाइट अपने आप बंद हो जाती है और आईना बस एक हल्की सी मुस्कान दिखता है। यहाँ के गांव वालों ने कसम खाई है वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, पर कुछ लोग क्यूरियोसिटी के मारे रात के अंधेरे में छुपके घुस जाते हैं। और जब सुबह होती है सिर्फ उनका फोन मिलता है रिकॉर्डिंग के साथ, जिसमें दरवाजा खुलते ही आईना झिलमिलता दिखाई देता है और एक आवाज, स्वागत है मेरे मेहमान। तब समझ आता है रानी अब भी वही है, आपका इंतजार कर रही है अपने फोरबिडन दूर के पीछे। राजगढ़ के लोग इस महल का नाम लेने से भी डरते थे, पर एक दिन शहर से एक हिस्टोरियन आया, आरव। उसके हाथ में पुराने कागज थे जिसमें लिखा था रानी के श्राप का राज उस आखिरी दरवाजे के पीछे छुपा है। आरव ने सोचा बस कहानियों का जादू है। वो कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी लेकर महल के अंदर गया। जमीन पर पुरानी रंगोली के निशान, दीवारों पर मुरझाए हुए फूल और छत से लटकती मकड़ी के जालों ने उसका स्वागत किया। जितना वो अंदर जाता गया हवा ठंडी होती गई। एक अजीब सा खुमार था उस जगह में, जैसे महल खुद उससे देख रहा हो। हर कदम के साथ उसके टॉर्च का लाइट ब्लिंक कर रहा था। उसने डायरी खोली, लिखने लगा 9:45 PM। महल के अंदर एक अजीब खुशबू है, जैसे पुराने अत्तर की। फिर उसके सामने वो दरवाजा आया, बड़ा, लोहे का, जिसमें पुरानी संस्कृत लिखी थी। उसने हाथ लगाया तो दरवाजा थोड़ा हिल गया और उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका निकला, लेकिन उस हवा में एक औरत की हल्की सी हंसी थी। आरव रुक गया, पर उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। वो हंसी उसके कानों में गूंजती रही। उसने अपना कैमरा सेट किया और बोला, लोग कहते हैं ये दरवाजा कभी नहीं खुला, पर आज मैं सच देखना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ताले को छुआ, एक पुरानी घंटी बज उठी, खुद भी खुद। दिया बुझ गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक आईना था, पुराना, धुंधला, और उसमें एक औरत खड़ी थी। रेड घूंघट, कपड़े धूल से भरे हुए, आंखें जैसे सदियों से रो रही हो। आरव ने कैमरा उठाया, पर जब उसने डिस्प्ले देखा, स्क्रीन पर लिखा था रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, मिरर डिटेक्टेड। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना पता है, सुबह उसका कैमरा महल के बाहर मिला और उसमें बस एक हाई फ्रेम था, आईना और उसमें खड़ा आरव, पर पीछे खड़ी थी वो रानी। तब से जब भी कोई हिस्टोरियन या ट्रैवलर इस महल के पास जाता है तो हवा से एक ही आवाज आती है, इतिहास लिखने आए हो या अपना लिखवाने, और FIR सब कुछ शांत हो जाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक तेज सर्दी से भरी हवा का झोंका महल के अंदर गूंज उठा। दीवारों पर लटके पुराने पारडॉन ने अपनी हल्की सी आहट दी, जैसे सदियों बाद कोई उन्हें छू गया हो।
आरव ने अपना टॉर्च जलाया। रोशनी ने महफिल के बीच एक बड़े आईने को उजागर किया, जहां रानी ने अपना आखिरी दिन गुजारा था। धूल के बादल के बीच वो आईना अब भी साफ चमक रहा था, जैसे कोई रोज उससे साफ करता हो। आरव ने धीरे से कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जमीन की लकड़ी चीखने लगी। उसने अपनी सांस रोककर आईने में झांका और एक पाल में उसका रंग उड़ गया। आईने में आरव नहीं था, बल्कि वो रानी थी, शाही गहनों से सजा हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खालीपन, एक अंधेरा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज कहीं और से आ रही थी, जैसे दीवारों के अंदर से। धीरे धीरे वो मुस्कान बन गई, एक ठंडी लेकिन जिंदा हंसी। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। आईने के अंदर से एक सेफ्ट हाथ बाहर आया, थोड़ा कंपता हुआ, पर जीवित लग रहा था। उस हाथ पर वही लाल चूड़ियां थी जो रानी अपनी मौत के दिन पहनी थी। हवा रुक गई, महल की सारी दीवारें चुप हो गई, और फिर आईने में रानी का रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आरव के चेहरे में बदलने लगा। उसके आंखों के नीचे वही अंधेरा छा गया, वही हंसी उसके होंठों पर थी। रानी जैसे अपना चेहरा उसके अंदर डाल रही हो, और आरव अब खुद एक रिफ्लेक्शन बन चुका था। कहते हैं उस रात के बाद महल FIR से बंद कर दिया गया। सुबह जब लोग आए तो बस टॉर्च जमीन पर मिली, उस पर एक गीले हाथ का निशान था। आज भी जब कोई उस दरवाजे के पास से गुजरता है तो आईने के अंदर दो चेहरे दिखते हैं, एक रानी का और दूसरा आरव का। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, जैसे अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहे हो। अगली सुबह महल के दरवाजे दोबारा बैंड माए। सूरज की पहली किरण ने उस सदियों पुराने महल को छू लिया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा रुक गई थी, पंखड़ियां जमीन पर चिपकी थी, और आईने के सामने सब कुछ वैसे ही था जैसे रात को छोड़ा गया था। महलों के चौकीदार ने कहा, उसने सुबह सुबह एक हल्का सा आवाज सुना था। दरवाजे के पीछे से कोई धीरे धीरे कह रहा था, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले सबने समझा कोई सपना होगा, पर जब उसने दोबारा सुनी तो लगा जैसे आवाज आईने के अंदर से आ रही हो। वो आईना अब भी वही था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल जिंदा सा। रोशनी पड़ते ही उसके अंदर एक चेहरा दिखाई दिया, पहले रानी का, फिर धीरे धीरे आरव का। दोनों के बीच एक पतली सी धुंध थी, जैसे वो एक हो गए हो। रानी की आंखें अब शांत थी, लेकिन आरव का चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से चीखे एच रहा है। उसके होंठ हल्की सी हरकत करते थे, बचाओ, पर आवाज नहीं निकल रही थी। कहते हैं तब से उस दरवाजे को फिर कभी नहीं खोला गया। आज भी जो लोग राजगढ़ के उस महल के आसपास जाते हैं, रात को ठंडी हवा के साथ एक धीमी हंसी और वही बोल सुनाई देते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। और अगर आप उस आवाज को ध्यान से सुनो तो लगेगा जैसे आईना अब आपसे बात कर रहा हो। कभी कभी उसके अंदर आरव दिख जाता है, कभी रानी, और कभी बस आपका अपना चेहरा, लेकिन आपकी आंखें नहीं, वो उनका अंधेरा होती है। इसलिए आज भी राजगढ़ में एक बात कहकर बच्चे को डराते हैं, आईना मत देखो रात के बाद, वरना तुम्हारा चेहरा अंदर रह जाएगा। तीनों दोस्त कबीर, निखिल और अमन वीकेंड पर शहर से दूर निकले थे, थोड़ा एडवेंचर करने और थोड़ा चैन पाने के लिए। उन्होंने सुना था एक जंगल है, काला वैन, जहां रुके हुए समय की भी आवाज आती है। लोकल लोग कहते हैं रात को उस जंगल में पेड़ भी सांस लेते हैं, और जो अंदर गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। शाम ढले उन्होंने अपने टेंट लगाए, लकड़ी का आग जलाई। ठंडी हवा में आग के छोटे छोटे छरके गूंजने लगे। दूर कहीं पीपल के पेड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, पर तीनों ने समझा कि हवा का शैडो होगा। कबीर ने मुस्कुराकर बोला, यार, इतना अंदर आकार हमने कितने लोगों को दारा दिया होगा ना। सब हंस पड़े।
लेकिन रात बढ़ रही थी। जंगल का रंग अब काला नहीं नीला पड़ रहा था। हवा ठंडी हो गई थी और पेड़ों के पैटर्न में एक अजीब सी फस-फस आवाज गूंज रही थी, जैसे वो तीनों के नाम ले रही हो। निखिल ने ध्यान से सुना और धीरे से बोला, क्या तुमने भी वो सुना? अमन ने हाथ हिलाकर बोला, कुछ नहीं था, चल सो जा। पर उसके बाद भी आवाज रुकी नहीं। उस रात उन्होंने सोचा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, पर सुबह का सूरज कभी नहीं उगा, कम से कम उनके लिए नहीं, क्योंकि काला वन में रात एक बार आए तो वो कभी खत्म नहीं होती। शाम ढलते हाय जंगल का माहौल बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे पेड़ खुद कुछ कह रहे हो। कबीर ने मशाल जलाई, पर रोशनी बस कुछ कदम तक गई और फिर अंधेरा सब कुछ निगलने लगा। पेड़ों के पीछे से खुसुर फुसुर होने लगी, पहले धीमी फिर थोड़ी तेज। अमन ने टॉर्च उठाई, पर जहां रोशनी पड़ती वहां कुछ भी नहीं था। फिर एक और आवाज आई, जैसे पायल चल रही हो, लेकिन मिट्टी पे पैरों के निशान नहीं। तीनों चुप हो गए। निखिल ने कहा, शायद हवा होगी, पर तुरंत उसके बाद किसी ने उसके कण के पास फुसकारा, यहाँ से चलो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। हवा रुक गई थी और पेड़ों के पत्ते भी अब हिल नहीं रहे थे। अमन बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पर जवाब किसी के पास नहीं था। बस इतना समझ आ गया था कि जंगल उनसे बात कर रहा था या कोई और करवा रहा था। रात के 12 बजे निखिल वॉशरूम के लिए गया, पर वापस नहीं आया। जंगल बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ हवा का हल्का सा झोंका चल रहा था। कबीर ने उसकी टॉर्च जमीन पर देखी, लेकिन जैसे ही उससे उठाया, उसमें से हल्की सी आवाज आई, मत ढूंढो मुझे, वो मुझे देख रही है। उस पाल सब कुछ थामा हुआ लगने लगा। पेड़ों के बीच कुछ हिला, जैसे कोई देख रहा हो। कबीर और अमन एक दूसरे की तरफ देखे, उनके चेहरे पे पसीना और आंखों में दाग। जंगल का अंधेरा अब और गहरा लगने लगा, जैसे जमीन के अंदर कुछ सांस ले रहा हो। कबीर ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, सिर्फ बाल हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। उसके बालों के बीच से एक आंख चमक रही थी, सीधा कबीर की तरफ देखते हुए। उस पाल हवा ठंडी पैट गई, मच्छरों की आवाज भी खत्म। टॉर्च का लाइट ब्लिंक करने लगा। कबीर ने आंखें झुकी, पर जब वापस देखा, वो औरत अब पेड़ के सामने खड़ी थी। 2 कदम दूर उसके पैर उल्टे थे और जमीन पर उसके निशान गीले मिट्टी में धीरे धीरे जल रहे थे। कबीर का गला सूख गया, आवाज निकलती नहीं थी। औरत ने बस इतना कहा, कोई मुझे देख रहा था, अब मैं भी देख रही हूँ। FIR हवा का झोंका आया और टॉर्च बैंड हो गई। सिर्फ अंधेरा और वो एक आंख चमकती हुई बिल्कुल उसके पास। दोनों भागने लगे, पार जंगल जैसे जिंदा हो गया। हर रास्ता वापस वही ले जा रहा था, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो उनकी जान से। सुबह रेस्क्यू टीम को सिर्फ एक टेंट मिला, अंदर लिखा था, जंगल हमेशा एक को रखता है। आज तक कोई नहीं जानता जंगल ने किसे रखा। That was the end of episode 38 of Dynamic Dark। अगर आपको ये दरवानी कहानियाँ पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह है या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो।
तब तक के लिए दरबानी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 39 के साथ वापस आएंगे और नेक्स्ट एपिसोड 39 में हम लाएंगे क्रीपी पास्ता हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक इंग्लिश एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स। डायनामिक डार्क शॉर्ट ब्रेक पार जा रहा है। हम जल्द ही वापस आएंगे EP 39 के साथ 9 नवंबर नई 3 कहानियां के साथ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए राज़न, नई कहानियां। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो 3 ब्रांड न्यू दरबानी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।